डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत, नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बताया बॉस, तो नितिन नवीन ने युवाओं को राजनीति में आने का किया आह्वान। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद बिल्डर अभय कुमार को किया गिरफ्तार। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी 5 दिनों में जांच कर सीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, सभी 5 सदस्यों की गोली लगने से मौत। पारिवारिक कलह में हत्या के बाद खुदकुशी की आशंका। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार मौनी अमावस्या पर मेरी हत्या करना चाहती थी। वहीं प्रशासन पर लगाया अपमान का आरोप, आरोपों पर मेला प्रशासन ने भी दी सफाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई है। वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण ने नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और उन्हें चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा। इस संगठन पर्व के दौरान पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता, जिनमें सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मुख्यालय में मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा संदेश दिया। बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 चुनाव बीजेपी एनडीए ने जीते हैं। साथियों, आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं, बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है। और इसका ताजा उदाहरण अभी अभी हमारा महाराष्ट्र है। हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए, अभूतपूर्व है। बीजेपी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर 1 पार्टी बनी है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अभय कुमार एमजेड विजटाउन का मालिक है। उसकी गिरफ्तारी नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने की है।
युवराज की मौत मामले में उसकी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन प्लानर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। विजटाउन ने साल 2020 में लोटस ग्रीन्स में ये संपत्ति खरीदी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में 2 बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा मौत पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई। एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में गठित एसआईटी 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। ये घटना 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है। युवराज मेहता गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और लौटते हुए सेक्टर 150 की टाटा यूरेका सोसाइटी की ओर जा रहे थे। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का लिकड़ा था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान पर शोभा यात्रा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। खुद के अपमान और अपने शिष्यों के साथ पुलिस की अभद्रता से आहत होकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मेला प्रशासन के खिलाफ पिछले 24 घंटे से अन्न जल त्याग अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद अब इस बात पर अड़े हैं कि प्रशासन उनसे इस कृत्य के लिए माफी मांगे और उन्हें सम्मान संगम में स्नान कराए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मौनी अमावस्या पर मेरी हत्या कराना चाहती थी। योगी चापलूस संतों को पसंद करते हैं। पालकी से उतरने का दबाव इसलिए ही बनाया जा रहा था। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि मौनी अमावस्या पर हमारी हत्या की साजिश रची गई थी। अधिकारियों ने काम तमाम करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उनके सेवकों को पुलिस घसीट कर लेकर चली गई। इसके बाद उनको भी पालकी से उतरने के लिए कहा जा रहा था। कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब राजा रथ से उतरा है तब तब दुश्मन अपने मंसूबों में सफल हुए हैं। इसलिए अपने सेवकों और संत समाज की संतुष्टि के लिए वह पालकी से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि न तो वह अनशन पर बैठे हैं, ना ही धरने पर बैठे हैं। वो शंकराचार्य हैं, उनका आसन ही पालकी है। मेला प्रशासन ने उनको पालकी समेत जहां पर छोड़ा है वो उसी स्थिति में बैठे हैं। यहाँ सड़क के फुटपाथ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि अधिकारी सम्मान पूर्वक उनको संगम में स्नान नहीं कराएंगे और अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना नहीं करेंगे। वहीं शंकराचार्य के आरोपों के बाद मेला प्रशासन ने भी सफाई दी है। मेला कार्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि किसी को भी संगम स्नान से नहीं रोका गया है। भीड़ के मद्देनजर अभिमुक्तेश्वरानंद से कुछ देर रुकने के लिए कहा गया था। पुलिस ने किसी के साथ अभद्रता नहीं की है। उनके आरोप निराधार हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा और मेलाधिकारी ऋषिराज ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उनको पीठाधीश्वर नहीं माना गया है। उनका जो शिविर है वह बद्रिकाश्रम के नाम पर आवंटित है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने किसी साधु संत के साथ मारपीट नहीं की है। जांच में बात सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का भी आरोप लगा है, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से ही मना कर दिया था। तब से ही वह अपने शिविर के बाहर विरोध में बैठे हैं। वहीं अब मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। नोटिस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बता रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बयान दिया है। मंत्री संजय सिंह ने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले की हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे इस विषय को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर संजय सिंह ने कहा कि अगर वे कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह के मामलों पर कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही के दिनों में हॉस्टल से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार आने वाले समय में कुछ जरूरी निर्देश और कदम उठाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं मंत्री संजय सिंह ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो नितिन नबीन कल तक उनके साथ कैबिनेट में थे, आज वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गर्व की बात है। बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी एक बार फिर से विवादित सुर्खियों में हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके जूते की सुनेगा। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने विधायक और सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। कांग्रेसी प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि ये टिप्पणी उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ये बयान दिखाता है कि कुछ नेता अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को शासन पर हावी होने दे रहे हैं, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और जनता का विश्वास कम हो सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर सीएएफ अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लंबित नियुक्तियों को लेकर आज सीएएफ के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निवास का घेराव किया। लगातार एक महीने के भीतर ये तीसरी बार है जब प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम के बंगले तक पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की साफ मांग है कि 7 साल पहले रोकी गई सीएएफ की वेटिंग लिस्ट को तत्काल क्लियर कर ज्वाइनिंग दी जाए। युवाओं का कहना है कि सरकार से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को छेरछेरा पर्व के दौरान भी सीएएफ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी। उस वक्त डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय न होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि लंबे इंतजार ने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है और अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक सीएएफ अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा और सरकार कब उनके भविष्य पर फैसला लेगी। नया रायपुर में आयोजित होने जा रहे रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने उत्सव की विस्तृत जानकारी दी। शशांक शर्मा ने बताया कि रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नामचीन साहित्यकार, लेखक, कवि, कलाकार, विचारक और पत्रकार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान 3 दिनों में कुल 42 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्य, कला, समाज और समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा होगी।
इस योजना में कुल 118 साहित्यकार और कलाकार भाग लेंगे, जिनमें 58 बाहर से और 60 छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहित्यकार व कलाकार शामिल होंगे। देश के साथ साथ प्रदेश के वरिष्ठ और युवा साहित्यकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शशांक शर्मा के अनुसार पहले दिन उद्घाटन स्तर में राज्यसभा सांसद हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इन पर सेंट्रल वक्फ के बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ घोषित कराने का आरोप है। जांच में एक मस्जिद, 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर भूमि पर खेती होती मिली है। मामला जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव कसेरुआ का बताया जा रहा है। राजस्व प्रशासन की टीम ने 9 जनवरी को गांव पहुंचकर सरकारी भूमि की पैमाइश की थी। लेखपाल खाबर हुसैन ने पैमाइश के बाद अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी थी। पैमाइश के दौरान गाटा संख्या 409 जो कब्रिस्तान की भूमि है, उस पर 280 वर्ग मीटर में एक मस्जिद और 3 मकान बनाए पाए गए। गाटा संख्या 410 जो खाद के गड्ढे की भूमि है, उस पर 600 वर्ग मीटर में 8 मकान बने मिले। इसी भूमि पर मस्जिद का सुन्नी वक्फ बोर्ड में इंदराज भी है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 411 जो वृक्षारोपण के लिए आरक्षित है, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा 1001 वर्ग मीटर में खेती की जा रही थी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद जो मदरसों की कार्रवाई को लेकर चर्चा में बना था, आज वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चर्चा का विषय बन गया है। श्रावस्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक मदरसे को खोले जाने का आदेश दिया गया था और वहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर किसी मदरसे की मान्यता नहीं है तो उसे सील नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद मदरसा संचालकों में खुशी की लहर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मदरसे पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई। यहाँ पर सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया, तो वहीं 20 से अधिक मदरसों को जमींदोज कर दिया गया था। आज उन्हीं मदरसों को कोर्ट ने फिर से खोलने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद मदरसा संचालकों में एक खुशी की लहर है। हाईकोर्ट ने मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को खोलने का आदेश दिया है। वहीं ये भी कहा है कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उन्हें सीज नहीं किया जा सकता। आपको बताते चलेंगे, मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को 6 मई को सील किया गया था, जिसके बाद मदरसा के संचालक अब्दुल रहमान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने इस मदरसे खोलने को आदेश जारी किया, जबकि श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त 100 से अधिक मदरसों को सील किया गया था। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्रांतर्गत कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने की सूचना पर तत्काल थाना सरसावा पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया गया। मरने वालों की पहचान अशोक राठी उम्र 40 वर्ष जो नुक्कड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं, पत्नी अंजलि उम्र 37 वर्ष, मां विधावती उम्र 70 वर्ष, साथ ही 2 बेटे कार्तिक उम्र 16 वर्ष और देव उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे जनपद में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए। आशीष तिवारी एसएसपी सहारनपुर द्वारा संबंधित मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि परिवार में इंटरनली कोई मतभेद हुआ होगा, जिसकी वजह से परिवार के ही किसी एक सदस्य ने पहले सभी को बारी बारी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी होगी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यूपी के महोबा जिले में पिता के श्राद्ध में त्रयोदशी के दिन धारदार हथियारों से लैस होकर आए बाइक सवार दबंगों ने पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे दूसरे पुत्र सहित अन्य 4 लोगों को भी दबंगों ने बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।
घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।